हेलो। इंडिया ने वो कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, ताइवान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसकी दौड़ में दुनिया के सारे ताकतवर देश शामिल हैं और इसमें भारत ने भी अपना कदम रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब ये नाम सुन के आप वीडियो को छोड़ मत देना, आप अंत तक देखो, आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। एक्चुअली भारत ने 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अभी तक भारत सिर्फ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाता था। इससे आगे की जो ज़रूरत होती थी वो हम इंपोर्ट करते थे चाइना, ज़्यादातर ताइवान से। ये जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप बना है, इसका डिज़ाइन किया है इसरो के एक यूनिट ने और इसका निर्माण चंडीगढ़ के एक सेमीकंडक्टर चिप कंपनी में हुआ है। और ये 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 32, यानी विक्रम 32, ये पूरा नाम है। 32 मतलब वो चिप का यूनिट है, यानी कैपेसिटी है बिट में, 32 बिट का है, इसका नाम है विक्रम। ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सेमीकंडक्टर को समझते हैं, क्योंकि अगर आप सेमीकंडक्टर को समझते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर चिप में इसकी भूमिका को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग सेमीकंडक्टर को जानते ही हैं। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच का होता है, या यूं कहिए कि ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दोनों का गुण रखने वाला होता है। तो सवाल उठता है कि कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वो धातु, वो मटेरियल, वो पदार्थ, वो चीज होता है जो अपने अंदर से ताप और विद्युत, इन सब चीजों को प्रवाहित होने की अनुमति देता है, यानी उसके अंदर से प्रवाहित हो सकते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, तांबा, सिल्वर, सोना, ये सब कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और इनसे ताप का परिवहन आसानी से हो सकता है। और जब तक आप इन्हें अलग नहीं करेंगे, आप इसमें कंडक्टिविटी को रोक नहीं पाएंगे, यानी बिजली प्रवाहित होने को रोक नहीं पाएंगे। अगर ये बिजली के संपर्क में आएंगे तो वो उससे बिजली बहेगी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको आपको अगर प्रैक्टिकली समझना हो तो आपको पता है, अगर आप स्टील या लोहे का कोई बर्तन यूज करते हैं और उसका एक हिस्सा आप ताप में रखिए, आग में रखिए, तो दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म होना शुरू हो जाएगा, भले ही वो आग में ना हो। तो इसका मतलब वो वहां से ताप चल के आ रहा है दूसरे छोर तक। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन। और जो ऐसा करने की, जो पदार्थ, जो मटेरियल ऐसा करने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर क्या होता है? नॉन कंडक्टर इसी का उल्टा होता है कि जो अपने अंदर ताप या इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित होने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के रूप में आप लकड़ी देख सकते हैं, प्लास्टिक देख सकते हैं। अब अगर आप लकड़ी को आग में एक हिस्सा जलाएंगे तो दूसरा हिस्सा उसका नहीं गर्म होता है। इसी तरह अगर एक हिस्सा वो लाइट से जुड़ा हुआ है, करंट से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे हिस्से में करंट नहीं आता जब तक कि वो गीला ना हो, क्योंकि गीला होने पर वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, वो अलग चीज हो जाता है कि वो फिर लकड़ी का जो नॉन कंडक्टिविटी का गुण होता है वो कंडक्टिविटी में बदल जाता है। तो सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक अर्धचालकता की तरह काम करता है, यानी सेमी कंडक्टिविटी की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा इसका जो गुण है वो कंडक्टर की तरह है, यानी ताप और विद्युत को प्रवाहित होने देता है, और आधा इसका जो कार्य है या आधा जो इसका गुण है वो नॉन कंडक्टिविटी की तरह होता है। यानी इसका मतलब सेमी कंडक्टर में हम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर सकते हैं, यानी हम जब चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित कर सकते हैं और जब चाहे रोक सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है और इसका उपयोगिता आप हर रोज, शायद हर मिनट करते हैं, पर ये आपको महसूस नहीं है कि आप कैसे कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप मोबाइल यूज करते हैं, आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, आप टीवी यूज करते हैं, इन सब में कंडक्टर का काम होता है। तो इसका माइक्रो प्रोसेसर में क्या उपयोगिता है? तो मेरे भाई, सेमीकंडक्टर के माध्यम से ही माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाए जाते हैं, यानी सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, फिर उन्हीं कई ट्रांजिस्टरों की सहायता से प्रोसेसर बनाए जाते हैं। और अब जो नई टेक्नोलॉजी है, जो छोटी छोटी मशीनों में भी प्रोसेसर चाहिए, तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाए जा रहे हैं, जो उसमें छोटे छोटे उपकरणों में लगाए जाएंगे ताकि वो डिजिटली काम कर सकें। जैसा कि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप है ना, ये तो मैं एक छोटा उदाहरण हो गया क्योंकि ये सब लोग यूज कर रहे हैं, पर आज की दुनिया और आने वाली दुनिया ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। मतलब कि जो कुछ भी आजकल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, भौतिक रूप में हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब या तो डिजिटली कन्वर्ट हो जाने हैं या फिर डिजिटली जुड़ जाने हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डिजिटली कन्वर्ट हो जाने हैं? तो समझिए कि पहले जो कॉपी होता था, किताब होता था, या कहिए कि आप किसी चीज को फोटो कॉपी कराते थे, अब आप फोटो कॉपी नहीं कराते बल्कि उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप किताब नहीं खरीदते, या खरीदते भी है तो मतलब उसका एक सॉफ्ट फॉर्म भी रखते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप उसको फिजिकली किताब हाथ में लेके उसको पढ़ें, यानी वो सारा काम आप डिजिटली भी कर सकते हैं बिना उसे फिजिकली एग्जिस्टेंस के। तो अभी तो कुछ चीजें ऐसी हैं, और जो चीजें संभव ऐसे नहीं हैं
जैसे कुछ फिजिकल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले चौराहे पे एक कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े होते थे जो गाड़ियों के पास होने के लिए इंडिकेट करते थे। उसके बाद रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइन आई। उन लाइटों को एक आदमी बैठ के कंट्रोल करता था। पर अब उन चीजों को डिजिटली जोड़ दिया गया है कि इतने सेकंड पे ये वाली लाइट जलेगी, इतने सेकंड पे ये वाली लाइन जलेगी। अब उसको ऑपरेट करने के लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं है, यानी वो भी डिजिटली कन्वर्ट हो गया, यानी डिजिटली जुड़ गया। तो ये तो एक उदाहरण है। और फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली जो चीजें हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट होना या डिजिटली जुड़ना तो छोड़िए, आजकल इंसान के जो दिल है वो भी डिजिटल है। तो कैसे? क्योंकि जिन लोगों के दिल में पेस मेकर लगे हुए हैं वो भी एक तरह का डिजिटल डिवाइस ही है या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस ही है। तो इसी तरह से पूरी दुनिया डिजिटली कन्वर्ट होने वाली है और जिसके लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाला है। या कहिए जिस देश के पास इसको बनाने की टेक्नोलॉजी होगी या जितना हाई लेवल पे हाई ग्रेड का बना पाएगा दुनिया में, उसी का बोलबाला होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले जिन देशों के पास तेल हुआ करते थे, प्राकृतिक गैस हुआ करते थे, उनको दुनिया में सभी लोग पूछते थे क्योंकि उनको तेल खरीदना था, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल पेट्रोलियम से ही चलती थी। चलती है क्या, मतलब अभी भी चल रही है, लेकिन अब उनके उसके कुछ अल्टरनेट विकल्प आ गए हैं जैसे सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा। लेकिन फिर भी तेल को रिप्लेस नहीं किया जाता, पेट्रोलियम पदार्थ को रिप्लेस नहीं किया सकता इतना आसानी से, क्योंकि उसकी जरूरतें तो हमेशा रहेंगी। लेकिन मेरा बस ये कहने का मतलब है कि पहले जिन देशों के पास पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल ये सब चीजें होती थी या अब जिसके पास है, वो दुनिया का राजा माना जाता था। अभी आप देखते ही हैं कि अरब कंट्री, अब कोई दिक्कत नहीं, तेल बेच के उनकी पूरा देश चल रहा है। तो आने वाले समय में यही होने वाला है, जो देश माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाने में जितना हाई ग्रेड स्किल क्षमता रखेगा उसकी डिमांड, उसकी दबदबा उतना ही रहेगा डिजिटल दुनिया में। तो भारत ने भी विक्रम 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर बना लिया है और ये जो 32 बिट का विक्रम माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है ये फ्लाइट प्रूवन है, यानी इसका इस्तेमाल भारत के PSLV लॉन्चर में यूज किया जा चुका है या कहीं वाइब्रेशन हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो विक्रम 32 माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन और वाइब्रेशन को झेल सकता है और आने वाली दुनिया कंप्लीट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन वाली होने वाली है। तो ऐसे में माइक्रो प्रोसेसर चिप की डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि ये डिजिटल दुनिया की जो जान है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप है या माइक्रो चिप ही है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप की जान है सेमीकंडक्टर, और ये क्षमता आज दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, जैसे ताइवान, चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। पूरे विश्व के जो माइक्रो चिप का डिमांड है उसका 90% भाग लगभग ताइवान पूरा करता है। भारत भी इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। और गुजरात में टाटा, माइक्रोन, GC पावर ये सब कंपनियां मिलकर अपना यूनिट लगा रही हैं और सरकार इसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ सेमीकंडक्टर यूनिट लग रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में लग रहे हैं। तो मतलब भारत भी इस रेस में अपना कदम मजबूती से रख रहा है। सबसे बड़ी बात, माइक्रोचिप को लेकर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है बहुत ही हॉट जोन से गुजर रहा है। यानी अमेरिका ने भी अपनी क्षमता फिर से बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता तो हमेशा थी लेकिन ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देश उभर के इसके समकक्ष आ गए हैं। तो इसलिए ये अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग $52 अरब का चिप एक्ट बनाया है। इसी तरह यूरोप अपना चिप एक्ट लाया है ताकि वो भी इस क्षेत्र में अग्रणी बना रहे। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो चीज मजबूती से उभरती है, आपको पता है कि फिर चाइना और अमेरिका के बीच उसको लेके वॉर जैसी स्थिति बन जाती है। तो माइक्रोचिप को लेके भी ऐसी ही कुछ स्थिति है कि चाइना और अमेरिका में एक भयंकर कंपटीशन चल रहा है इस चीज को लेके। तो ऐसे में भारत भी आत्मनिर्भर बनने से पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि ये स्पेस मिशन, डिफेंस, सुरक्षा, हथियार, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन सब की जान है और जान होने वाली है। तो ऐसे में अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको इन सब चीजों में आत्मनिर्भर बनना ही बनना होगा। अपने प्राणों की मतलब एक देश की इकोनॉमी, देश की स्थिरता, देश की ताकत, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब कुछ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना तेज होगा, क्योंकि इसके लिए फिर रॉ मटेरियल चाहिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, यानी रोजगार के अवसर खुलेंगे। और जब आपके यहाँ धीरे धीरे इस तरह का हाईटेक इकोसिस्टम बनेगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो छवि है ना लेबर कंट्री के रूप में, वो बदल जाएगी, यानी भारत हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा। आपको ये भले ही सामान्य बातें लगती हों, लेकिन ये सामान्य नहीं है, क्योंकि एक दौर था जिसके पास प्राकृतिक संसाधन जैसे जो इकोनॉमी को चलाते हैं, मैंने सब पहले ही बताया, पेट्रोलियम पदार्थ, तेल, वो सब जिसके पास था वो दुनिया का राजा था। लेकिन आने वाली दुनिया में भले ही हमारे पास प्राकृतिक संसाधन वो ना हो, लेकिन वो स्किल जरूर होंगे, वो टेक्नोलॉजी जरूर होगी जिसके माध्यम से हम दुनिया को रूल करने वाले कंट्रियों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें जरूर है, लेकिन इसके लिए प्रयास किया गया, इसके रिजल्ट देखे गए हैं।
लेकिन चुनौती इससे कहीं ज़्यादा है जिससे निपटने की है। वो सब आपको पता है। ये वीडियो देखते हुए जो आपके मन में चल रहा होगा, जो आप सोच रहे होंगे, जी हाँ, वो बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत के पास ना इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन है, ना इतने ज़्यादा मात्रा में है, न भारत के पास इतना रिसोर्स है कि पूरे भारत में इतने लोगों को इस तरह का हाई ग्रेड स्किल दे पाए, और ना ही सरकारें इतना प्रतिबद्ध हैं इस चीज़ को लेके या इसके अवसर को भुनाने के लिए। क्योंकि भारत की जो राजनीति है और भारत के जो राजनेता है वो तो गर्त में चले गए हैं, लेकिन ये देश और इस देश के युवा और इस देश के हाई एस्पिरेशन रखने वाले लोग वो गर्त में नहीं गए हैं। वो उज्जवल भारत की इकोसिस्टम बनाने की ओर अग्रणी है, और इसमें इसरो, डीआरडीओ जैसी अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं जो लगातार प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर सरकारें इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, और सपोर्ट इनको दो लेवल पे करना है। पहला, इनको फाइनेंशियल और अवसंरचनात्मक सपोर्ट देना है, और दूसरा ग्राउंड लेवल पे हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने हैं। यानी ग्राउंड लेवल पे स्कूली शिक्षा, हायर शिक्षा और उच्च तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना है। पूरी शिक्षा प्रणाली को उस हिसाब से बनाना है, चाहे वो पाठ्यक्रम के लेवल पे हो, चाहे वो टीचर के लेवल पे हो, चाहे वो स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो। हर लेवल पे अच्छे से काम करना होगा, तभी इस चीज को व्यवहारिक रूप से हम बुना सकते हैं। नहीं तो ये सब चीजें बस टीवी में फोटो खिंचाने और न्यूज में ये चीज छापने के लिए बन जाएगी कि भारत ने एक कदम रख लिया है, भारत ने ऐसा कर लिया है, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अगर हम इस चीज को नहीं बुना पाए तो अगले 25 साल बाद भी हम यही हेडलाइन देखेंगे कि भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। तो जरूरी है कि आज से 10 साल 20 साल बाद हम हेडलाइन ये देखें कि भारत अग्रसर नहीं बल्कि भारत अग्रणी है। तो सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर का महत्व आप समझ गए होंगे। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब वो प्रोसेसर होता है जो छोटे छोटे डिजिटल डिवाइस में लगा होता है, जो आपके संकेतों को प्रोसेस करके समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सपोज हम मोबाइल लेते हैं, फिर मोबाइल में क्या यूज करते हैं, आप नंबर डालते हैं, एक बटन दबाते हैं, फिर कॉलिंग होने लगती है। बेसिकली एक प्रोसेसर ही तो है जो इस चीज को प्रोसेस कर रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए। हालांकि ये एआई या मशीन लर्निंग नहीं है, ये उस चीज को बस आपके माध्यम से ऑपरेट करने की सुविधा दे रहा है। यानी अब जब चाह रहे हैं उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जब चाह रहे हैं उसको बंद कर दे रहे हैं। तो ये एक तरह का प्रोसेसर ही है, ठीक है। तो प्रोसेसर मतलब जो सूचनाओं को प्रोसेस करता हो और समझता हो, और इनपुट के माध्यम से क्या आउटपुट देना है उस हिसाब से वो आउटपुट देता है, तो उसी को प्रोसेसर कहते हैं। सपोज कीजिए, फिर नॉर्मली समझिए, मान लीजिए आप घर में किसी इंसान से पानी मांगते हैं, किसी बच्चे से पानी मांगते हैं। आपने बच्चे से कहा एक गिलास पानी दो, तो वो बच्चा ये समझ गया कि आपको पानी चाहिए, उसके लिए उसे एक गिलास उठाना है, उसमें पानी भरना है, फिर आपके हाथ पकड़ा देना है। ठीक वही काम जैसे आपका वो मोबाइल करता है कि आप कोई ऐप को गाना बजाना है, आपने वो गाने का ऐप खोला, आपने प्ले पे क्लिक किया और वो गाना बजने लगा। समझ गए? तो इस चीज को प्रोसेस करके जो रिजल्ट देता है वो प्रोसेसर ही होता है। यानी ये कह लीजिए कि मोबाइल लैपटॉप का छोटा सा जो दिमाग होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल और लैपटॉप ये तो बड़ी छोटी चीज है जो हर एक इंसान यूज कर रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो सोचिए भारत लेवल पे हर सेक्टर में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो सोचिए आगे चल के भारत में कितना बड़ा डिजिटल क्रांति होने वाला है। डिजिटल क्रांति तो है, हो गई है, पर ये किस स्तर पे जाने वाला है, उसके लिए क्या डिमांड होगा इसका, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अपना पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम विक्रम है, वो बना लिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और थोड़ा सा इसमें ज्ञान भी मैंने झाड़ दिया, तो कोई बात नहीं, वो मैं बस माहौल बनाने और भूमिका बनाने के लिए किया था, पर ओवरऑल चीजें काम की रही। तो मेरा निवेदन है भाई, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।